इस विस्तृत चर्चा में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। रोजाना की भागदौड़ और न्यूज चैनलों के जो भारी शोर शराबे होते हैं ना, उनके बीच अक्सर ऐसा लगता है कि सूचनाओं की तो जैसे बाढ़ आई हुई है। हाँ, जानकारी हर जगह है लेकिन समझ कहीं खो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी घटना के पीछे की असली समझ कहीं पीछे छूट जाती है। इसीलिए हमारी इस विस्तृत चर्चा का हमेशा से यही मकसद रहा है कि भारी भरकम जानकारियों के बोझ से हम बचें और किसी एक महत्वपूर्ण विषय को पकड़कर उसकी गहराई में उतरें। जी, और उसके सबसे काम के पहलुओं को बाहर निकालें। तो आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है और आज के समय में तो बेहद प्रासंगिक भी है। हाँ, आज का हमारा फोकस काफी बड़ा है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली, उनकी विदेश नीति, उनके कार्यकाल के जो आर्थिक सुधार रहे हैं और कुल मिलाकर भारत के घरेलू और वैश्विक परिदृश्य पर उनके प्रभाव का एक गहन विश्लेषण कर रहे हैं। और इस चर्चा को किसी हवाई बात पर नहीं बल्कि एकदम ठोस शोध और दस्तावेजों पर आधारित रखने के लिए हमने कई अलग अलग और बहुत ही दिलचस्प स्रोतों को एक साथ रखा है। मतलब हमने काफी रिसर्च जमा की है इसके लिए। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज और IJF-MR जैसे अकादमिक शोध पत्र हैं, तो दूसरी तरफ म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट 2026 जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दस्तावेज भी हैं। हाँ, और इसके अलावा वो जो 2016 का बहुचर्चित टाइम्स नाउ का साक्षात्कार था वो भी है। जी, और ग्लोबल साउथ पर केंद्रित कुछ विस्तृत रिपोर्ट और ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के इंस्टाग्राम इंटरव्यू से मिली व्यक्तिगत जानकारियां भी हमारी आज की इस चर्चा का एक अहम हिस्सा हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जिन अकादमिक और कूटनीतिक स्रोतों को आज हम खंगाल रहे हैं ना, उनमें राजनीतिक रूप से संवेदनशील वामपंथी और दक्षिणपंथी, मेरा मतलब है लेफ्ट और राइट, दोनों तरह के विचार और आलोचनाएं शामिल हैं। ये बताना बहुत जरूरी है। जी, हम यहाँ एक विश्लेषक की भूमिका में हैं और किसी भी राजनीतिक पक्ष, पार्टी या विचारधारा का कतई समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य इन मूल दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों, आंकड़ों और अलग अलग नजरियों को पूरी निष्पक्षता के साथ हमारे श्रोताओं के सामने रखना है, ताकि हर कोई खुद इन चीजों का विश्लेषण कर सके। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करना हमेशा दिलचस्प होता है, खासकर जब बात किसी ऐसे व्यक्तित्व की हो जिसका प्रभाव 1 अरब से अधिक आबादी पर सीधा पड़ता हो। बिल्कुल। किसी भी राजनेता की नीतियां अचानक शून्य से पैदा नहीं होती, वे उनके जीवन के अनुभवों से ही आकार लेती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी संदर्भ में अगर देखें तो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के इंटरव्यू से कुछ ऐसे व्यक्तिगत किस्से सामने आते हैं जो किसी राजनीतिक बायोडेटा का हिस्सा नहीं होते। हाँ, लेकिन वो बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे बचपन का एक किस्सा है कि उनके पास कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए प्रेस नहीं था, तो वे एक पुराने लोटे में गर्म कोयला भरकर उसका इस्तेमाल करते थे। ये काफी जमीनी बात है। और या फिर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के चाय के स्टॉल पर काम करना, जहाँ वे पूरे भारत से आने वाले मुसाफिरों को चाय पिलाते थे, उनकी कहानियां सुनते थे। हाँ, ये लोगों से जुड़ने का शायद उनका पहला अनुभव रहा होगा। सिर्फ यही नहीं, 17 साल की उम्र में परिवार छोड़कर हिमालय की ओर निकल जाना, और आज इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद हर साल दिवाली के दौरान 5 दिन दुनिया की भीड़भाड़ से दूर किसी एकांत जंगल में बिताना। ये बातें सिर्फ एक राजनेता की नहीं बल्कि एक बहुत ही अलग तरह के इंसान की छवि पेश करती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये व्यक्तिगत किस्से और अनुभव एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो एकेडमिक दुनिया की ग्रेट मैन हाइपोथेसिस और ट्रेट थ्योरी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। सुनने वालों के लिए अगर हम इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ी आसान भाषा में समझें तो ग्रेट मैन हाइपोथेसिस इतिहास को देखने का वो पुराना नजरिया है जो मानता है कि महान नेता बनाए नहीं जाते, वे पैदा होते हैं। जी, और अपने खास गुणों से वे इतिहास का रुख मोड़ देते हैं। और ट्रेट थ्योरी का मतलब है कि एक सफल नेता के भीतर कुछ विशेष गुण या ट्रेट्स होते हैं जो उसे बाकी लोगों से एकदम अलग बनाते हैं। तो क्या जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज का शोध भी इसी दिशा में इशारा करता है? एकदम सटीक समझाया आपने। 2024 का ये शोध सिर्फ कहानियों या किस्सों तक सीमित नहीं है। इसने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 19 विशिष्ट नेतृत्व गुणों की पहचान की है जो प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके को परिभाषित करते हैं। 19 गुण, ये तो काफी विस्तृत सूची है। हाँ, और इस सूची में सबसे ऊपर जो गुण रखे गए हैं वे हैं नेटवर्किंग यानी लोगों से जुड़ने की कला,
स्वप्रेरणा, दूरदर्शी नेतृत्व और सबसे महत्वपूर्ण जन संचार कौशल यानी पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर हम उस चाय के स्टॉल वाले किस्से को इस जन संचार कौशल से जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगती है। बचपन से अलग अलग तरह के लोगों की बातें सुनना और उनकी नब्ज पकड़ना एक तरह की ट्रेनिंग ही थी। बिल्कुल, वो एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग थी। ये जो लोटे से इस्त्री करने या हिमालय जाने के किस्से हैं, ये केवल भावनात्मक कहानियां नहीं हैं। राजनीति में ये जनता के साथ एक गहरा जुड़ाव पैदा करने का बहुत मजबूत साधन बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब कोई आम इंसान ये सुनता है तो उसे लगता है कि ये नेता तो हमारी ही तरह जमीन से उठा है। यही वो बिंदु है जहां एक नेता एक सोशल इन्फ्लुएंसर में बदल जाता है। शोध भी यही कहता है कि उनका व्यक्तित्व परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में बहुत माहिर है। जैसे एक स्टार्टअप बाजार के हिसाब से अपनी रणनीति बदलता है ना, वैसे ही ये नेतृत्व शैली भी समय के साथ खुद को नया रूप देती रहती है। अब इस जन संचार और लोगों से जुड़ने की कला को अगर हम घरेलू राजनीति से निकालकर वैश्विक मंच पर रखें तो ये और भी रोचक हो जाता है। जी, कूटनीति का जो पहलू है, 2016 के टाइम्स नाउ के साक्षात्कार में एक बहुत ही अहम बात कही गई थी। उसमें बताया गया कि कैसे लगभग 30 साल बाद भारत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से वैश्विक स्तर पर भारत को देखने का नजरिया रातों रात बदल गया। हाँ, क्योंकि दुनिया अब एक गठबंधन की मजबूरियों में फंसी सरकार के बजाय एक मजबूत और फैसले लेने वाले भारत की ओर देख रही थी। और इसी दौर में विश्व गुरु के विचार ने भी आकार लेना शुरू किया। ये विश्व गुरु का विचार केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक नई आकांक्षा को दर्शाता है। और इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए कूटनीति का तरीका भी तो बदला है। जैसे छोटे देशों के प्रति भारत का प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रशांत द्वीप समूह वाले देश। बिल्कुल, पहले पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज या प्रशांत द्वीप समूह जैसे छोटे देशों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब भारत उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। उन्हें ये संदेश दे रहा है कि वैश्विक मंच पर उनकी अहमियत किसी महाशक्ति से कम नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट 2026 और अन्य शोध पत्र इस कूटनीतिक बदलाव को बहुत अच्छे से समझाते हैं। उसमें क्या मुख्य बात निकल कर आती है? रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी विदेश नीति को पुरानी गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट से निकालकर एक नई बहुगठबंधन या कहें कि मल्टी अलाइनमेंट रणनीति में बदल दिया है। इस बहुगठबंधन को अगर मैं श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में कहूं तो गुटनिरपेक्षता का मतलब था कि जब दुनिया दो खेमों में बटी थी तो हम किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी, हम तटस्थ रहेंगे। लेकिन आज की इस मल्टी अलाइनमेंट रणनीति का मतलब है कि हम हर टीम के साथ मैदान पर उतरेंगे, लेकिन खेल हमारे अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से होगा। बिल्कुल, और ये संतुलन बहुत ही बारीकी से साधा गया है। एक तरफ भारत अमेरिका और क्वाड के साथ अपनी रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है, क्वाड का जो फोकस है, लेकिन दूसरी तरफ म्यूनिक रिपोर्ट के आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2019 से 2023 के बीच रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहा। और हथियार ही नहीं, तेल भी। जी, भारत ने पश्चिमी देशों के भारी दबाव और प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद रूस से भारी मात्रा में रियायती कच्चा तेल खरीदा। और इसके पीछे सिर्फ रूस से दोस्ती ही कारण नहीं है, बल्कि चीन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत अमेरिका के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित कर रहा है। एक तरह का बैलेंस बना रहा है। और साथ ही रूस को भी अपने करीब रख रहा है ताकि रूस पूरी तरह से चीन की गोद में न बैठ जाए। ये कूटनीति की भाषा में एक बेहतरीन सॉफ्ट बैलेंसिंग है, जहां आप बिना किसी सीधे टकराव के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स के खिलाफ एक घेराबंदी कर रहे हैं। इसी रणनीति का एक और बहुत अहम हिस्सा है ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों का नेतृत्व अपने हाथों में लेना। भारत की इस पहल के कई बड़े उदाहरण हाल ही में देखने को मिले हैं। जैसे कि जब भारत के पास G20 की अध्यक्षता आई तो उसने अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत लगाकर 54 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करवाया। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। इसके अलावा कोविड महामारी के दौरान जब अमीर देश सिर्फ अपने लिए वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 100 से अधिक देशों को दवाएं और वैक्सीन पहुंचाई। और सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, तकनीक के मामले में भी भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि UPI का विस्तार कर रहा है। आज तो कई देशों में UPI चल रहा है। जी, नामीबिया से लेकर श्रीलंका तक ये डिजिटल प्रणालियां निर्यात की जा रही हैं।
इन सब कदमों ने भारत को विकासशील देशों की सबसे मुखर आवाज बना दिया है। लेकिन म्यूनिख रिपोर्ट एक बहुत ही अलग पहलू की ओर भी तो ध्यान खींचती है। भारत की विदेश नीति अब सिर्फ सॉफ्ट पावर या रक्षात्मक कूटनीति तक सीमित नहीं है। हाँ, वो जो आक्रामक रवैया है। बिल्कुल, अब एक आक्रामक और सख्त छवि भी उभर कर सामने आ रही है। रिपोर्ट में कनाडा और पाकिस्तान में कथित खुफिया ऑपरेशंस के जो आरोप हैं, उनका प्रमुखता से जिक्र किया गया है। ये एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट में कहूंगी। आज का भारत पश्चिमी देशों का विरोधी नहीं है, बल्कि वो एक गैर पश्चिमी देश के रूप में पुरानी वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। वो अपना स्पेस क्लेम कर रहा है। जी, वो 1945 के बाद से बनी उन संस्थाओं में अपना सही स्थान मांग रहा है, जिन पर अब तक सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों का ही एकाधिकार था। चलिए वैश्विक मंच से वापस देश के भीतर लौटते हैं। कूटनीति के अलावा आर्थिक सुधारों का जो पैमाना रहा है, उस पर चर्चा किए बिना ये विश्लेषण एकदम अधूरा होगा। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था तो सबसे जरूरी पहलू है। 2016 के इंटरव्यू में ही सरकार ने कुछ ऐसे कड़े फैसलों का बचाव किया था जो बाद में उनकी कार्यशैली की एक पहचान बन गए। उदाहरण के लिए वो 40,000 करोड़ रुपए का कैंपा फंड। हाँ, पर्यावरण और विकास के संतुलन के लिए। श्रोताओं को बता दें कि ये वो पैसा था जो विकास परियोजनाओं के लिए काटे गए जंगलों की भरपाई के लिए राज्यों को दिया जाना था, ताकि वे दोबारा पेड़ लगा सकें। इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया, जिसने यूरिया की कालाबाजारी रोक दी ताकि वो कारखानों के बजाय सीधे खेतों तक पहुंचे। और ई मंडी, जिसने किसानों को देश भर के बाजारों से डिजिटल रूप से जोड़ने का काम किया। ये तो बहुत शुरुआती कदम थे। इसके बाद जो फैसले आए, जैसे जीएसटी, नोटबंदी, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, इन्होंने तो देश की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल सा ला दिया। हाँ, इन पर आज तक बहस जारी है। बिल्कुल जारी है। डिजिटल इंडिया का असर तो हम सब रोज देखते हैं। शायद ही कोई अब अपनी जेब में नकद या भारी बटुआ लेके चलता हो। चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, बस फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट हो गया। ये एक बहुत बड़ा व्यावहारिक बदलाव है। और जीएसटी ने अलग अलग टैक्स के जंजाल को खत्म करके पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बना दिया। ये इसका उजला पक्ष है। लेकिन एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर हमें IGFMR के शोध पत्र में उठाए गए मुद्दों को भी देखना ही होगा। उसमें क्या कमियां बताई गई हैं? शोध बताता है कि इन नीतियों का इरादा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इनके लागू करने की जो गति थी, उसने बड़े झटके दिए। विशेष रूप से नोटबंदी और शुरुआती जीएसटी ने भारत के अनौपचारिक क्षेत्र को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया। जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जी, छोटे व्यापारियों और नकद पर निर्भर लोगों के लिए वो दौर बेहद उथल-पुथल भरा था। और म्यूनिख रिपोर्ट 2026 के जो मौजूदा आर्थिक आंकड़े हैं, वे इस उथल-पुथल की एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, वो जीडीपी वाले आंकड़े। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जब हम ये सुनते हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है कि हम वैश्विक पटल पर इतने मजबूत हो गए हैं। लेकिन रिपोर्ट उसी सांस में एक और आंकड़ा भी तो देती है। जी, प्रति व्यक्ति आएगा। हाँ, जब बात प्रति व्यक्ति जीडीपी की आती है, यानी अगर देश की कुल संपत्ति को हर नागरिक में बराबर बांट दिया जाए, तो भारत दुनिया में 150वें स्थान पर खिसक जाता है। ये आंकड़ा वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है। और इसके साथ जो अन्य चुनौतियां जुड़ी हैं, वे और भी गंभीर है। जैसे बेरोजगारी, 18% युवा बेरोजगारी, जो युवाओं के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। और महिलाओं की जो श्रम बल में भागीदारी है, वो केवल 28% है। जिसका सीधा मतलब है कि आधी आबादी अर्थव्यवस्था में अपनी पूरी क्षमता से योगदान नहीं दे पा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात है संपत्ति की असमानता। देश की शीर्ष 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा जमा हो गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि आर्थिक विकास की जो रफ्तार है, उसका फायदा समाज के सबसे निचले तबके तक उस अनुपात में नहीं पहुंच पा रहा है। और जब हम जमीनी हकीकत और नीतियों के बीच के इस टकराव की बात करते हैं ना, तो 2020 के कृषि कानूनों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुप्रतीक्षित सुधार के तौर पर पेश किया था। तर्क ये था कि इससे बिचौलिए खत्म होंगे और किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हुआ? जमीनी स्तर पर इसका स्वागत होने के बजाय इसके खिलाफ भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा और लंबा किसान आंदोलन खड़ा हुआ। अंततः भारी विरोध के बाद सरकार को वे कानून वापस लेने पड़े। ये घटना दिखाती है कि एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी जब तक जमीनी हितधारकों को भरोसे में नहीं लेती, तब तक बड़े सुधार लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है।
ये प्रशासन और जनता के बीच के संवाद की चुनौती है। हालांकि अगर हम सामाजिक ढांचे और जमीनी स्तर पर लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो वहाँ एक अलग ही सफलता की कहानी दिखती है। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता। बिल्कुल। करोड़ों घरों में पहली बार शौचालय बने, ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी के धुएं से होने वाली बीमारियों से आजादी दी और उन्हें गैस सिलेंडर मुहैया कराया। इन योजनाओं ने सीधा करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन को छुआ है और एक बड़ा राजनीतिक आधार भी तैयार किया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वोटर बेस है। इसी राजनीतिक ढांचे को और मजबूत करने के लिए 2016 के इंटरव्यू में एक साथ चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन का विचार रखा गया था। ये एक बहुत दिलचस्प विचार है। तर्क यह है कि देश जो हर कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य के चुनाव के कारण आचार संहिता और चुनावी मोड में रहता है, उससे बाहर निकलेगा। जी, इससे समय बचेगा, प्रशासनिक काम नहीं रुकेंगे और काले धन के अंधाधुंध इस्तेमाल पर भी रोक लगेगी। प्रशासनिक और आर्थिक नजरिए से ये विचार बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन राजनीति सिर्फ प्रशासन या अर्थशास्त्र के इर्द गिर्द नहीं घूमती। वो संस्कृति से भी जुड़ी है। बिल्कुल, ये लोगों की पहचान और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ी होती है। हमारे स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि वर्तमान नेतृत्व में विदेश नीति और घरेलू राजनीति दोनों जगह एक गहरे सांस्कृतिक बदलाव की झलक साफ दिखती है। वो किस तरह का बदलाव है? भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी पहचान नहीं बना रहा है, बल्कि वो खुद को एक हिंदू सभ्यता वाले राज्य या कहें हिंदू सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में भी मजबूती से पेश कर रहा है। इसका असर तो हम सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल में साफ देख सकते हैं। हाँ, योग और आयुर्वेद वाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जिस तरह से वैश्विक मान्यता मिली, या जिस तरह से आयुर्वेद और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने एक ब्रांड की तरह पेश किया जा रहा है, वो इसी सांस्कृतिक उभार का हिस्सा है। एक नया गर्व महसूस हो रहा है लोगों को। बहुसंख्यक वर्ग में अपने इतिहास और संस्कृति को लेकर एक नए गर्व की भावना जगी है। लेकिन यहाँ भी हमें IJFMR और म्यूनिक रिपोर्ट जैसे स्रोतों में दर्ज आलोचनाओं और चिंताओं को सामने रखना ही होगा। जी, निष्पक्ष रहने के लिए ये जरूरी है। इन रिपोर्टों का विश्लेषण है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA जैसे फैसलों और चुनाव के दौरान होने वाली ध्रुवीकरण की राजनीति से देश की सदियों पुरानी बहुलवादी परंपराओं पर भारी दबाव पड़ रहा है, जो प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशंस हैं। हाँ, आलोचकों का मानना है कि इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं और अल्पसंख्यकों के बीच एक असहजता पैदा हो रही है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदु है, और यहाँ मैं एक बात फिर याद दिलाना चाहूंगा कि हम केवल उन दस्तावेजों में दी गई जानकारियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही चर्चाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसे एक तरफ आर्थिक विकास और मेक इन इंडिया की महत्वाकांक्षाएं और दूसरी तरफ एक गहरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और ये दोनों साथ चल रहे हैं। इन दोनों का ये जो अनूठा मिश्रण है ना, यही आज के भारत की दिशा तय कर रहा है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो हमारे सामने एक बेहद बहुआयामी और जटिल तस्वीर उभरती है। एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। एक तरफ हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिसकी शुरुआत कोयले वाले लोटे और रेलवे स्टेशन के चाय के स्टॉल से होती है, लेकिन जो आज दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंचों पर भारत का पक्ष पूरी आक्रामकता और दृढ़ता के साथ रखता है। और हमने देखा कि कैसे अपने जनसंचार कौशल और बहुगठबंधन की नई कूटनीति के दम पर भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ का नेता बना लिया है। लेकिन दूसरी तरफ हमने उन गहरी आर्थिक और सामाजिक खाइयों को भी देखा जिन्हें पाटना भी बाकी है। हाँ, वो जो 15वीं रैंक और 150वीं रैंक का अंतर था, सीधा मोड़ बाकी है। हमारी इस चर्चा का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको रोजमर्रा की ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन से परे ले जाकर घटनाओं के पीछे के असली क्यों को समझा सकें, वो वाई फैक्टर, ताकि अगली बार जब आप कार्यालय की किसी मीटिंग में हो, दोस्तों के साथ कॉफी पी रहे हो या परिवार के साथ किसी गंभीर चर्चा में बैठे हो, तो आप केवल सतही राजनीतिक बहस ना करें, बल्कि इस पूरी पृष्ठभूमि, कूटनीति और ठोस आंकड़ों के साथ अपना एक मजबूत पक्ष रख सकें। और अंत में हम सुनने वालों के लिए एक ऐसा नया और थोड़ा उकसाने वाला विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर वे खुद आगे सोच सकें। एक प्रोवोकेटिव थॉट है ये। आज के इन सभी स्रोतों में हमने एक बात बार बार देखी कि भारत कूटनीतिक मोर्चे पर अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को सबसे ऊपर रख रहा है, यानी हम किसी भी वैश्विक गुट के दबाव में नहीं आएंगे और अपने फैसले खुद लेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू आर्थिक है।
अपनी विकास दर को तेज करने के लिए, मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI, नई तकनीक और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। बिना विदेशी पूंजी के ये रफ्तार मुश्किल है। बिना विदेशी पूंजी और तकनीक के ये रफ्तार बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या भविष्य के इस अत्यधिक आपस में जुड़ी हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में, जहां हर देश आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ गहराई से गुंथा हुआ है, क्या वहां राजनीतिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति बनाए रखना लंबे समय तक संभव भी है? क्या पैसा और राजनीति पूरी तरह अलग-अलग पटरियों पर चल सकते हैं? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में भारत की दिशा तय करेगा और इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय, कुछ नए स्रोतों और एक नए गहन विश्लेषण के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सोचते रहें और अपने आसपास की दुनिया से सवाल पूछते रहें।